अपराध और दंड, अध्याय 1 भाग 5। अरे हाँ, कुछ दिनों से तो मैं कोई काम मांगने के लिए रज्जुमिखिन के पास जाने का इरादा कर ही रहा था, ये कहने कि वह मुझे कहीं पढ़ाने का या कोई दूसरा काम दिलवा दे। रस्कोल्निकोव ने सोचा, लेकिन वह मेरी अब क्या मदद कर सकता है। मान लिया कि उसने कहीं पढ़ाने का काम दिलवा दिया, मान लिया कि अगर उसके पास कुल एक दमड़ी हो और उसमें से भी वह आधी मुझे दे दे, ताकि मैं अपने लिए जूते खरीद सकूं और अपने को इतना सजा संवार सकूं कि कहीं पढ़ाने जाने लायक बन जाऊं। तो फिर क्या मुझे जो थोड़े से कोपेक सिक्के मिलेंगे उनसे मैं करूंगा क्या? इस वक्त क्या मुझे इसकी जरूरत है? मेरा रज्जुमिखिन के पास जाना तो सरासर बकवास है। इस वक्त वो रज्जुमिखिन के पास किस लिए जा रहा था? इस सवाल ने उसे जितना एहसास था उससे भी ज्यादा बेचैन कर रखा था। वह अपनी इस हरकत में, जो देखने में बहुत ही मामूली लगती थी, बड़ी बेचैनी से कोई मनहूस अहमियत देखने की कोशिश कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले रज्जुमिखिन के सहारे सब कुछ ठीक कर लेने की आस लगाए बैठा था, कोई हल ढूंढ निकालने की उम्मीद कर रहा था। उसने परेशान होकर अपने आप से सवाल किया। वह सोच में डूबा अपना माथा रगड़ता रहा और अजीब बात यह थी कि बहुत देर सोचते रहने के बाद अचानक गोया अपने आप और संयोग से उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसके पास, उसने एकाएक बड़े शांत भाव से कहा, मानो वह किसी आखिरी अटल फैसले पर पहुंच गया हो। जाऊंगा मैं रज्जुमिखिन के पास, जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसके पास जाऊंगा उसके अगले दिन, जब वो काम पूरा हो जाएगा और हर चीज फिर नए सिरे से शुरू होगी। अब उसे अचानक महसूस हुआ कि वह क्या सोच रहा था। उसके बाद वह बेंच से चीखकर चीखा, लेकिन वह सचमुच होने वाला है क्या? क्या यह मुमकिन है कि वह सचमुच हो जाए? बेंच छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ और लगभग दौड़ पड़ा। उसका इरादा पीछे मुड़कर घर जाने का था, लेकिन घर जाने के विचार से ही अचानक उसे गहरी नफरत होने लगी। उस बिल में, अपने उस छोटे से मनहूस डिब्बे में जहां पिछले 1 महीने से ये सब उसके अंदर ही अंदर पक रहा था, वह बेमकसद चलता रहा। उसकी घबराहट की कंपी ने बढ़ते बढ़ते बुखार का रूप ले लिया था, जिसकी वजह से वह हिलने लगा था। उसे गर्मी के बावजूद ठंड लग रही थी। किसी तरह कोशिश करके वह लगभग अनायास, जैसे किसी प्रबल आंतरिक इच्छा से प्रेरित होकर, अपने सामने आने वाली हर चीज को घूरने लगा, जैसे अपना ध्यान बटाने के लिए किसी चीज को तलाश रहा हो। लेकिन वह सफल न हो सका। बार बार कुछ ही पल बाद वह अपने ही विचारों में डूब जाता था। अचानक चौंककर वह अपना सर उठाता, चारों ओर नजर दौड़ाता और फौरन भूल जाता कि अभी क्या सोच रहा था। उसे ये तक याद न रहता कि वह जा कहाँ रहा था। इसी तरह चलते चलते वह पूरा वसील्येवस्की ओस्त्रोव पार कर गया, छोटी नेवा के पास आ निकला और पुल पार करके द्वीपों की ओर बढ़ा। शहर की धूल गर्द, पलस्तर और चारों ओर से उसे घेरे हुए, उस पर एक बोझ बने बड़े बड़े मकानों के बाद यहाँ की हरियाली और ताजगी से शुरू में उसकी थकी हुई आंखों को कुछ राहत मिली। न शराबा खाने थे यहाँ, न दम घोंच देने वाला बंद वातावरण, न कोई बदबू। लेकिन जल्दी ये नई सुखद संवेदनाएं बीमारों जैसी चिड़चिड़ाहट में बदल गईं। कभी वह हरियाली के बीच चटकीले रंगों में पुते किसी बंगले के सामने ठिठक कर चुपचाप खड़ा हो जाता और अहाते के पार एकटक घूरता वहां दूर बरामदों में और छज्जों पर सजी बनी अच्छे अच्छे कपड़े पहने औरतें और बागों में दौड़ते बच्चे नजर आते। फूलों की ओर उसका ध्यान विशेष रूप से जाता, उन्हें वह किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले ज्यादा देर तक और ध्यान से देखता रहता। उसे रास्ते में ठाठदार बधिया, घोड़ों पर सवार औरतें और मर्द भी मिलते, वो उन्हें कौतूहल भरी दृष्टि से देखता और इससे पहले कि वे उसकी आंखों से ओझल हों, उन्हें भूल भी जाता। एक बार उसने चुपचाप खड़े अपने पैसे गिने, पता चला कि उसके पास 30 कोपेक थे। 20 पुलिस वाले को, 3 नस्तासिया को चिट्ठी के लिए। इसका मतलब है कि कल मामेलादोव के यहाँ मैं 47 या 50 छोड़ आया हूँगा। न जाने क्यों उसने मन ही मन हिसाब लगाया, लेकिन जल्दी वह भूल गया कि उसने जेब से पैसे क्यों निकाले थे। किसी ढाबे या शराबखाने के सामने से गुजरते हुए उसे ये सब याद आया और लगा कि वह भूखा है। शराबखाने में जाकर उसने 1 गिलास वोडका पी और 1 पेस्ट्री खाई। वहां से चलने तक वह उसे पूरा खा चुका था। उसने बहुत समय बाद वोदका पी थी और वह उसे फौरन चढ़ गई,
हालांकि उसने सिर्फ एक छोटा सा गिलास ही पिया था। उसे अपनी टांगें अचानक भारी लगने लगी और नींद सी आने लगी। वह घर की ओर मुड़ा, लेकिन पेत्रोवस्की ओस्त्रोव के पास पहुंचकर रुक गया। थककर वह चूर हो चुका था। सड़क से वह झाड़ियों की ओर बढ़ा और घास पर लंबे होकर फौरन सो गया। दिमाग जब हो बीमारी की हालत में, तो सपनों में अक्सर एक अनोखी वास्तविकता, स्पष्टता, यथार्थ से एक असाधारण समानता पैदा हो जाती है। कभी कभी भयानक शक्लें भी बनती हैं, लेकिन पूरा वातावरण, पूरा चित्र ऐसा जीता जागता होता है, ऐसी कोमल, अप्रत्याशित लेकिन कला की दृष्टि से ऐसी सुसंगत बारीकियों से भरा होता है कि सपना देखने वाला, चाहे वह पुश्किन या तुर्गनेव जैसा कलाकार ही क्यों न हो, जागते में अपनी कल्पना शक्ति से कभी उनका सृजन नहीं कर सकता था। इस तरह के बीमार सपने बहुत समय तक यादों के झरोखों में सजे रहते हैं और भारी तनाव में जकड़े हुए उत्तेजित मानसतंत्र पर गहरी छाप छोड़ते हैं। रस्कोल्निकोव ने एक भयानक सपना देखा कि जिस छोटे से कस्बे में वह पैदा हुआ था, वहीं अपने बचपन के दिनों में वापस पहुंच गया है। लगभग 7 बरस का बच्चा बना, वह अपने बाप के साथ एक छुट्टी के दिन शाम को देहात में घूम रहा था। मौसम धुंधला और बोझिल था। देहात भी वैसा ही था जैसा उसे याद था, अलबत्ता उसकी यादों में देहात का जो चित्र था, उससे कहीं अधिक स्पष्ट वो उसे सपने में नजर आया। वह छोटा सा कस्बा एक खुले मैदान में आबाद था, जो हथेली की तरह सपाट था। दूर दूर तक कोई बेद का पेड़ भी नजर नहीं आता था। बहुत दूर पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई देता था, क्षितिज के छोर पर गहरी धुंध की तरह। कस्बे के आखिरी बगीचे से कुछ कदम पर एक शराबखाना था, बड़ा सा। उसके सामने से होकर जब भी वह अपने बाप के साथ गुजरता था, उसे मतली सी होती थी और डर भी लगता था। वहाँ हरदम भीड़ लगी रहती थी, लोग हमेशा चिल्लाते रहते थे, ठहाकों और गालियों की आवाजें गूंजती रहती थीं, लोग भयानक फटी हुई आवाज में गाते रहते थे और अक्सर मारपीट भी होती थी। शराब के नशे में धुत और देखने में भयानक आकृतियां शराबखाने के आसपास मंडराती रहती थीं। जब भी उनसे सामना होता था, वह कांप उठता और अपने बाप से चिपक जाता था। शराबखाने के पास पहुंचकर सड़क धूल से अटी एक कच्ची सड़क बन गई थी। वहां हमेशा काली गर्द उड़ती रहती थी। ये टेढ़ी मेढ़ी चक्करदार सड़क कोई 300 कदम आगे जाकर दाहिनी तरफ से कब्रिस्तान के पीछे चली जाती थी। कब्रिस्तान के बीच हरे रंग के गुंबद वाला पत्थर का एक गिरजाघर था। वहां वह अपने माँ बाप के साथ साल में 2-3 बार जाता था, जब उसकी दादी की याद में विशेष प्रार्थना का आयोजन होता था। दादी बहुत दिन हुए मर चुकी थी और उसे उसने देखा भी नहीं था। ऐसे अवसरों पर वे लोग वहां सफ़ेद कपड़े में लपेटकर सफ़ेद तश्तरी में एक खास किस्म की खीर ले जाते थे, जिस पर सलीब की शक्ल में किशमिशें चिपकी होती थीं। उस गिरजाघर से उसे बड़ा लगाव था। पुराने ढंग की बिना फ्रेम की मूर्तियां और एक बूढ़ा पादरी जिसका सर हमेशा हिलता रहता था। उसकी दादी की कब्र के पास ही, जिस पर निशानी के लिए एक तख्ती लगी हुई थी, उसके छोटे भाई की नन्ही सी कब्र थी, जो 6 महीने का होकर मर गया था। उसे अपने छोटे भाई की जरा भी याद बाकी नहीं थी, लेकिन उसने दूसरों के मुंह से उसके बारे में सुना था। जब भी वह कब्रिस्तान जाता था, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी उंगलियों से सीने पर सलीब का निशान बनाता था और झुककर उस नन्ही सी कब्र को चूमता था। अब उसने अपने सपने में देखा कि वह अपने बाप के साथ शराबखाने के सामने के कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। वह अपने बाप की उंगली पकड़े हुए था और सहमा हुआ शराबखाने को देख रहा था। एक विशेष परिस्थिति ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लगता था जैसे वहां कोई मेला लगा हो। रंग बिरंगे कपड़े पहने शहरी लोगों, किसान औरतों, उनके मर्दों और हर तरह के फालतू लोगों की भीड़ वहां जमा थी। सभी गा रहे थे और सभी ने थोड़ी बहुत पी रखी थी। शराबखाने के दरवाजे के पास एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अजीब सी गाड़ी थी। उसी तरह की बड़ी सी गाड़ी जिसमें तगड़े घोड़े जोते जाते हैं और जिन पर शराब के पीपे या दूसरा भारी सामान लादा जाता है। उसे गाड़ी खींचने वाले बड़े बड़े घोड़ों को देखकर मजा आता था। गर्दन पर लंबे बाल, मोटी टांगें और धीमी सधी हुई चाल, पहाड़ जैसा बोझ खींचते हुए, लेकिन देखने से लगता नहीं था कि जरा सा भी जोर लगाना पड़ रहा हो।
गोया बोझ खींचना बिना बोझ के चलने से कहीं ज्यादा आसान हो। लेकिन अजीब बात थी कि इस वक्त इस तरह की गाड़ी के बमों के बीच उसने एक छोटी सी दुबली पतली बादामी रंग की घोड़ी जुती हुई देखा। किसानों के उन टट्टुओं जैसे जिन्हें उसने अक्सर सारा जोर लगाकर लकड़ी या भूसे का भारी बोझ खींचते हुए देखा था, खासतौर पर उस वक्त जब गाड़ी के पहिए कीचड़ या किसी लीक में फंस जाते थे। तब किसान उन्हें काफी बेरहमी से कभी कभी तो नाक और आंखों पर भी पीटते थे, और उसे उन जानवरों पर इतना तरस आता था कि उसके आंसू निकलने को आ जाते थे। तब उसकी माँ हमेशा उसे खिड़की के पास से हटा लिया करती थी। अचानक चिल्लाने, गाने और बलालाइका बजाने का जबरदस्त शोर उठा और शराबा खाने में से बहुत से लंबे तगड़े किसान धुत होकर निकले, लाल और नीली कमीजें पहने हुए, अपने अपने कोट कंधों पर डाले हुए। बैठो, बैठ जाओ, उनमें से एक चिल्लाया। यह एक मोटी गर्दन वाला नौजवान किसान था, जिसका मांसल, फूला हुआ चेहरा गाजर की तरह लाल हो रहा था। सबको ले चलूंगा, बैठ जाओ। लेकिन अचानक भीड़ में ठहाका लगा, लोग फब्तियां कसने लगे। ऐसा जानवर हम सबको ले जाएगा। अरे ओ मिकोलका, तुम दीवाने तो नहीं हो गए कि ऐसी गाड़ी में मरियल घोड़ी जोत रखी है? ये घोड़ी भी तो 20 साल से एक दिन कम की नहीं होगी। चढ़ जाओ, सबको ले चलूंगा, मिकोलका फिर चिल्लाया और सबसे पहले कूदकर गाड़ी पर चढ़ गया। उसने रास अपने हाथ में थाम ली और गाड़ी के सामने वाले हिस्से पर तनकर सीधा खड़ा हो गया। वो कत्थई घोड़ा मतवेई ले गया है, उसने गाड़ी पर से चीखकर कहा, और भैया, इस डाइन से तो मैं तंग आ चुका हूँ। जी चाहता है, इसे जान से मार दूं, बस खाई चली जाती है। चढ़ जाओ, मैं कहता हूँ। सरपट भगाऊंगा, सरपट दौड़ेगी। ये कहकर उसने चाबुक उठाए और चटखारा लेकर उस घोड़ी को मारने के लिए तैयार हुआ। चलो बैठ ही जाते हैं। भीड़ ठहाका मारकर हंसी। सुनते हो इसकी बातें, सरपट भागेगी। 10 बरस से तो इसमें सरपट भागने का दम रहा नहीं है। दुल की चल ले तो गनीमत समझो। उसकी चिंता मत करो भैया, तुम लोग अपने अपने चाबुक के साथ तैयार हो जाओ। ठीक है, लगाओ कसके। हंसते और मजाक करते हुए वे सब मिकोलका की गाड़ी पर चढ़ गए। 6 आदमी जब चढ़ गए तो भी कई लोगों की जगह और थी। उन लोगों ने एक मोटी, गुलाबी गालों वाली औरत को भी ऊपर खींच लिया। वह लाल रंग की मलमली पोशाक, सर पर कढ़ाई के काम की नोकदार टोपी और चमड़े के फर लगे जूते पहने थी। वो पिंगलफली खा रही और हंस रही थी। उनके चारों ओर की भीड़ भी हंस रही थी, और हंसे बिना वह रहती भी कैसे कि उस मरियल घोड़ी को, उस पूरी गाड़ी के बोझ को सरपट चाल से खींच कर ले जाना था। गाड़ी पर बैठे 2 नौजवान मिकोलका की मदद करने के लिए अपनी चाबुकें उठा चुके थे। चल की आवाज सुनते ही घोड़ी ने पूरा जोर लगाकर गाड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन सरपट भागना तो दूर, आगे ही खिसक नहीं पाई। वह पैर जमाकर पूरा जोर लगा रही थी, हाँफ रही थी और 3 चाबुकों की ओलों की बौछार जैसी मार से बचने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी में और चारों ओर खड़ी हुई भीड़ में हंसी के फव्वारे दोगुने जोर से फूट पड़े। लेकिन मिकोलका को ताव आ गया और वह बेतहाशा घोड़ी की धुनाई करने लगा, मानो वह सचमुच सरपट भाग सकती हो। मुझे भी आने दो यार, भीड़ में से एक बंदा चिल्लाया। उसे भी जोश आ गया था। आओ, सब आओ, मिकोलका चिल्लाया। सबको खींचकर ले जाएगी। मैं तो मार मार कर जान निकाल दूंगा इसकी। फिर गुस्से में आपे से बाहर होकर वह घोड़ी को बुरी तरह पीटने पर आ गया। बाबा, बाबा, बच्चा चिल्लाकर बाप से बोला, ये लोग क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा, बेचारी घोड़ी को ये लोग मार रहे हैं। चलो, आओ चलें, बाप ने कहा। शराब पिए हुए हैं और इस वक्त मस्ती में है बेवकूफ। चलो, उधर मत देखो। ये कहकर बाप ने उसे वहां से खींच ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने बाप के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और इस भयानक दृश्य को देखकर घोड़ी की ओर बेकाबू भागा। बेचारी का बुरा हाल था। वो खड़ी हाँफ रही थी। उसने एक बार फिर गाड़ी खींचने के लिए जोर लगाया और गिरते गिरते बची। मारो कचूमर, निकाल दो इसका, मिकोलका चिल्लाया। और कोई चारा ही नहीं है। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। क्या करना चाहता है तू? अपने को ईसाई कहता है, कसाई कहीं का। भीड़ में से एक बूढ़ा चिल्लाया।
कभी देखा है किसी ने कि ऐसी मरियल घोड़ी इतना गाड़ी भर बोझ खींचे? दूसरा बोला, मर जाएगी। तीसरा चिल्लाया, बीच में तुम टांग न अड़ाओ, मेरा माल है, मैं जो चाहूं करूं। आओ और आओ, सब आ जाओ, मैं इसे सरपट भगा कर ही दम लूंगा। एकाएक हंसी की गूंज उठी और हर चीज पर छा गई। चाबुकों की बौछार झेलने में नाकाम होकर घोड़ी ने अपनी बेजान टांगों में दुलत्ती झाड़नी शुरू कर दी। बूढ़ा भी मुस्कुराए बिना न रह सका। सोचो तो सही, ऐसा छोटा सा मरियल जानवर और दुलत्ती झाड़ने की कोशिश करे। भीड़ में से दो छोकरे चाबुकें उठाकर घोड़ी को पसलियों पर मारने के लिए बढ़े। दोनों ने एक एक तरफ की जिम्मेदारी संभाल ली। मुंह पर मारो और आंखों पर भी। मिकोल्का जोर से चिल्लाया, कोई धुन छेड़ो साथियों। गाड़ी में से कोई चिल्लाया और उसमें बैठे सब लोग हंगामा मचा देने वाले गीत में शामिल हो गए। खंजरी खड़की और सीटियां बजने लगीं। गाड़ी पर बैठी हुई औरत पिंगलफुली खाती रही और हंसती रही। ... वह घोड़ी की बगल में और उसके सामने दौड़ा। वो उसकी आंखों के आर पार, ठीक आंखों पर, चाबुक पड़ते देख रहा था। वो रो रहा था, उसका गला रुंधा जा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक आदमी का चाबुक उसके चेहरे पर लगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अपने हाथ मलता हुआ और चीखता हुआ वह भागकर सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा सर हिला रहा था, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से खींचकर अलग ले जाना चाहती थी, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर फिर दौड़कर सीधे घोड़ी के पास पहुंच गया। वह दम तोड़ रही थी, लेकिन वह फिर भी दुलत्ती झाड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ, मिकोल्का खूंखार जानवर की तरह चिल्लाया। उसने चाबुक फेंक दी और आगे झुककर गाड़ी में से एक मोटी सी लंबी बल्ली निकाली। दोनों हाथों से उसका एक सिरा पकड़कर उसने, पूरा जोर लगाकर, घोड़ी के ऊपर बल्ली चलाई। अरे, उसकी हड्डी पसली एक कर देगा क्या? चारों ओर से लोग चिल्लाए। उसे मार डालेगा क्या? मेरी चीज है, मिकोल्का चिल्लाया और हाथ घुमाकर बल्ली से भरपूर वार किया। एक जोर की थप हुई। मारो इसे, रुको मत। भीड़ में से कुछ आवाजें आईं। मिकोल्का ने फिर एक बार बल्ली घुमाई और एक और चोट उसी अभागी घोड़ी की कमर पर पड़ी। वह कूल्हों के बल ढेर हो गई, लेकिन झटके से उठते हुए उसने पूरा जोर लगाकर बोझ खींचना शुरू किया। पहले एक ओर झुककर खींचा, फिर दूसरी ओर झुककर। वह गाड़ी को किसी तरह आगे खिसकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर चारों ओर से 6 चाबुकों की मार पड़ रही थी। बल्ली एक बार फिर ऊपर उठी और नपे तुले वार के साथ तीसरी बार उस पर पड़ी। फिर चौथी बार। मिकोल्का इसलिए आग बबूला हो रहा था कि अपने पहले ही वार में उसे जान से क्यों नहीं मार सका। बड़ी दमदार है, भीड़ में से किसी ने जोर से कहा। अभी देर हुई जाती है यार, उसका काम तमाम होते देर नहीं लगेगी। भीड़ में से किसी तमाशाई की जोश भरी आवाज आई। कुल्हाड़ी लो और सफाया कर दो इसका, एक और शख्स चिल्लाया। मैं अभी दिखाता हूँ, पीछे हट जाओ, मिकोल्का दीवानों की तरह चिल्लाया। उसने बल्ली नीचे फेंक दी और झुककर गाड़ी में से लोहे की एक मोटी सी छड़ निकाली। देखते जाओ, वह चिल्लाया और अपनी सारी ताकत लगाकर बेचारी घोड़ी पर भरपूर वार किया। वार निशाने पर पड़ा, घोड़ी लड़खड़ाई और बैठ गई। उसने गाड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन घुमाकर चलाई गई छड़ का वार फिर उसकी पीठ पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी जैसे कि चारों पैर काट दिए गए हों। खत्म कर दो, मिकोल्का चिल्लाया और आपे से बाहर होकर गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। नशे में चूर कई दूसरे नौजवान भी, जो कुछ हाथ लगा चाबुकें, लाठियां, बल्लियां लेकर दौड़े और दम तोड़ती घोड़ी की तरफ लपके। मिकोल्का एक ओर खड़ा, अंधाधुंध लोहे की छड़ से उस पर वार किए जा रहा था। घोड़ी ने अपनी गर्दन आगे तानी, एक लंबी सांस ली और दम तोड़ दिया। काम तमाम कर दिया न उसका, भीड़ में से कोई चिल्लाया। आखिर वह सरपट भागी क्यों नहीं? मेरी चीज थी, मिकोल्का चिल्लाया। लोहे की छड़ उसके हाथों में चमक रही थी और आंखों में खून उतर आया था। वह वहां ऐसे खड़ा था गोया उसे इस बात का बड़ा दुख हो कि अब उसके पास पीटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तुम किसी काफिर से बेहतर नहीं हो,
भीड़ में से कई लोग चिल्लाए, लेकिन वह बेचारा लड़का बेकाबू होकर रोता बिलखता भीड़ को चीरता हुआ बादामी रंग की उस घोड़ी के पास पहुंच गया। उसने उसके मुर्दा लहूलुहान सर पर बाहें डालकर उसे प्यार किया, उसकी आंखों पर प्यार किया, उसके होठों पर प्यार किया। फिर उछलकर खड़ा हो गया और पागलों की तरह अपनी नन्ही नन्ही मुठियां तानकर मिकोलका पर झपटा। उसी पल उसके बाप ने, जो देर से उसके पीछे पड़ा था, लपककर उसे उठा लिया और लेकर भीड़ के बाहर चला गया। आओ चलें, घर चलें, उसने अपने बेटे से कहा। बाबा, उन लोगों ने बेचारी घोड़ी को मार क्यों डाला? उसने सिसकते हुए पूछा। उसकी आवाज उखड़ रही थी और हाँफते हुए सीने में से शब्द चीखों की शक्ल में निकल रहे थे। पिए हुए हैं, सब जानवर हैं, बेवकूफ। लेकिन हमें क्या लेना उनसे? बाप ने कहा। बच्चे ने अपनी बाहें बाप के गले में डाल दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुटा जा रहा है। उसने लंबी सांस लेने की कोशिश की, चीखना चाहा और जाग पड़ा। आंख खुली तो वह हाँफ रहा था। उसकी सांस ठहर नहीं रही थी, बाल पसीने में तर थे। वह सहम कर उठ खड़ा हुआ। हे भगवान, तेरी दया, ये सपना ही था। उसने उठकर एक पेड़ के नीचे बैठते हुए और लंबी सांसें लेते हुए कहा। लेकिन ये क्या? मुझे बुखार चढ़ रहा है क्या? ऐसा भयानक सपना। उसे ऐसा लगा कि वह एकदम टूट गया है। अंधेरा और उलझन उसकी आत्मा में समाये हुए थे। उसने अपनी कुहनियां घुटनों पर टिका ली और सर अपने हाथों पर झुका लिया। हे भगवान, वह चिल्लाया, क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है कि मैं सचमुच कुल्हाड़ी उठाऊं, उसे सर पर मारूंगा, उसकी खोपड़ी खोल दूं? कि मैं छिप छिपे गर्म खून में चलूं, ताला तोड़ूं, चोरी करूं और थर थर कांपूं, सर से पांव तक खून के धब्बों से अटा हुआ कहीं छिप जाऊं कुल्हाड़ी के साथ? हे भगवान, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहते हुए वह पत्ते की तरह कांप रहा था। लेकिन मैं इस चक्कर में क्यों हूँ? एक बार फिर सीधे बैठते हुए गोया गहरी हैरानी के साथ वह कहता रहा। मुझे पता था कि मैं कभी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं अभी तक अपने आप को क्यों सताता रहा? कल जब मैं इसकी कोशिश करने गया था, तो मुझे पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि ऐसी करनी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फिर मैं दोबारा उसकी बात को क्यों दोहरा रहा हूँ? मैं अभी तक दुविधा में क्यों हूँ? कल जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मैंने अपने आप से कहा था कि यह कमीनापन है, घिनौना काम है, नीचता है, पाप है। इसकी बात सोचकर ही मुझे मितली होने लगी थी और मुझे मेरा रोम रोम धिक्कारने लगा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। माना कि इस सारे हिसाब किताब में कहीं कोई खराबी नहीं है, कि इस पिछले 1 महीने में मैं जिस नतीजे पर भी पहुंचा हूं वह आईने की तरह साफ है, गणित की तरह सीधा सादा है। हे भगवान, फिर भी यह काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। फिर क्यों? मैं क्यों अभी तक? वह उठकर खड़ा हो गया, चारों ओर हैरानी से देखा, गोया उसे अपने आप को इस जगह पाकर आश्चर्य हो रहा है, और तब पुल की ओर चल पड़ा। उसका रंग पीला पड़ गया था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, अंग अंग थकन से चूर था, लेकिन लग रहा था उसे सांस लेने में अब उतनी कठिनाई नहीं हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा था कि अचानक उसने वह भयानक बोझ उतार फेंका है जो अब तक उस पर पहाड़ की तरह लदा हुआ था। एकाएक उसे राहत और आत्मा में शांति का एहसास हुआ। भगवान, उसने प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने उस मनहूस सपने से कोई भी नाता नहीं रखना चाहता। पुल पार करते हुए वह चुपचाप और शांत भाव से नेवा नदी को और दहकते आकाश पर डूबते हुए सूरज की लाली को एकटक देखता रहा। कमजोरी के बावजूद उसे थकान का एहसास नहीं हो रहा था। लग रहा था पिछले 1 महीने से उसके दिल में जो फोड़ा पक रहा था, वह अचानक फूट गया हो। छुटकारा, आजादी, उस सम्मोहन से, उस जादू से, उस सनक से उसे छुटकारा मिल चुका था। बाद में जब उसने उस समय का और उन दिनों के दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके एक एक मिनट का, एक एक बात का लेखा किया तो एक घटना का उस पर अंधविश्वास जैसा गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि अपने आप में वह घटना बहुत असाधारण नहीं थी, लेकिन बाद में चलकर उसे हमेशा यही लगा कि वो उसकी नियति का एक पूर्व निर्धारित और निर्णायक मोड़ थी।
ये बात उसकी समझ में कभी नहीं आए और वो खुद को कभी इसका कारण नहीं समझा सका कि जब वह थका हुआ और एकदम निढाल था, जब उसके लिए अधिक सुविधाजनक यही होता कि सबसे छोटे और सबसे सीधे रास्ते से अपने घर चला जाए, तो फिर वह भूसामंडी के रास्ते क्यों लौटा था, जहां जाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। चक्कर ज्यादा लंबा तो नहीं था लेकिन बेमतलब और अनावश्यक जरूर था। ये सच है कि उसके साथ दर्जनों बार ऐसा हो चुका था कि वह बिना इस बात की ओर ध्यान दिए घर वापस पहुंच जाता था कि वह किन सड़कों से होकर गुजरा था। लेकिन वह हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता रहता था कि इसका क्या कारण था कि ऐसी महत्वपूर्ण, ऐसी निर्णायक और साथ ही ऐसी एकदम अप्रत्याशित मुलाकात भूसामंडी में, जहां उसके जाने की कोई वजह भी नहीं थी, ठीक उसी घड़ी में जीवन में ठीक उसी पल हुई थी, जब उसकी मनोदशा और उसकी परिस्थितियां एकदम ऐसी थीं जिनमें वह मुलाकात उसकी पूरी नियति पर सबसे गंभीर और सबसे निर्णायक प्रभाव डाल सकी, गोया वह इसी काम के लिए वहां घात लगाए बैठी हो। जब वह उस चौक से होकर गुजरा लगभग 9 बज रहे थे। खोखों में और दुकानों में बाजार के सभी लोग अपना कारोबार समेट रहे थे, अपना माल बटोरकर बांध रहे थे और अपने ग्राहकों की ही तरह घर जाने की तैयारी कर रहे थे। भूसामंडी से लगे मकानों की निचली मंजिलों के ढाबों के पास गंदे और बदबूदार हाथों में और खासकर शराबा खानों में तरह तरह के कबाड़ी और फेरी वाले जमा हो रहे थे। रस्कोल्निकोव जब सड़कों पर बेमतलब फिरता रहता था, तब उसे यह जगह और इसके आसपास की गलियां खास तौर पर बहुत अच्छी लगती थीं। यहाँ उसके चित्रों पर किसी की अपमान भाव से भरी नजर नहीं टिकती थी। यहाँ कोई किसी भी तरह के कपड़े पहनकर घूम सकता था और किसी का जरा भी ध्यान नहीं जाता था। गली के नुक्कड़ पर एक फेरी वाले और उसकी घरवाली ने फीते, धागे, सूती रुमाल वगैरह 2 मेजों पर सजा रखे थे। वे भी घर जाने के लिए उठे तो सही, लेकिन जान पहचान की एक औरत आ गई थी और वे उससे बातें करने में लग गए थे। ये औरत थी लिजावेता इवानोवना, या सिर्फ लिजावेता, जैसा कि सभी लोग उसे कहते थे। वह सामान गिरवी रखने का धंधा करने वाली उसी बुढ़िया अलियोना इवानोवना की छोटी बहन थी, जिसके यहाँ रस्कोल्निकोव अभी कल ही अपनी घड़ी गिरवी रखने और वह कोशिश करने गया था। उसे लिजावेता के बारे में पहले से सब कुछ मालूम था और उसे वह भी थोड़ा बहुत जानती थी। वो लगभग 35 साल की बिनब्याही औरत थी, लंबी, फूहड़, दब्बू, डरपोक और लगभग पूरी तरह बौढ़म। वो पूरी तरह अपनी बहन की चाकर थी और उसके डर से हरदम थरथर कांपती रहती थी। उससे उसकी बहन दिन रात काम लेती थी और उसे पीटती भी थी। वह एक पोटली लिए उस फेरी वाले और उसकी औरत के सामने खड़ी थी और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। वे उसे बड़े जोश के साथ किसी चीज के बारे में समझा रहे थे। ज्यों ही रस्कोल्निकोव की नज़र उस पर पड़ी, उसे गोया गहरे, विचित्र आश्चर्य ने आ दबोचा। हालांकि इस मुलाकात में आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। तुमको अपना मन पक्का करना होगा लिजावेता इवानोवना, फेरीवाला ऊंचे स्वर में कह रहा था। कल 6 बजे के बाद हमारे यहाँ आना। वे लोग भी होंगे कल, लिजावेता ने धीरे धीरे कुछ सोचते हुए कहा, गोया वह फैसला न कर पा रही हो। सच कहती हूँ, तुम तो अलियोना इवानोवना से सचमुच डरी रहती हो, फेरी वाले की औरत बड़बड़ाई। वह बहुत चुस्त चालाक औरत थी। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे तुम कोई नन्ही बच्ची हो। बहू तुम्हारी सगी बहन तो है नहीं, सौतेली ही तो है, पर कैसा कसकर रखती है तुम्हें अपनी मुट्ठी में। लेकिन इस बार अलियोना इवानोवना से कुछ न कहना। उसका पति बीच में बोल पड़ा, मेरी यही सलाह है। बस उससे पूछे बिना हमारे पास चली आना, कुछ भला ही होगा तुम्हारा। बाद में तुम्हारी बहन को भी इसका कुछ पता हो ही जाएगा। तो फिर मैं आऊँ। कल 6 के बाद वे लोग यहाँ होंगे। तुम खुद फैसला कर लेना। हम इस मौके पर समोवार भर चाय भी तैयार रखेंगे। उसकी घरवाली ने बात जोड़ी। अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगी, लिजावेता ने अभी भी कुछ सोचते हुए कहा। फिर वह धीरे धीरे वहां से जाने लगी। रस्कोल्निकोव उसी वक्त उधर से गुजर रहा था और उसने इसके अलावा कुछ नहीं सुना था। वह दबे पांव, सबकी नजरें बचाकर एक एक शब्द अच्छी तरह सुनने की कोशिश करता हुआ वहां से गुजर गया। शुरू में उसे हैरानी हुई थी, उसके बाद उसने भयानकता के रोमांच का एहसास किया।
उसे पता लग गया था, अचानक और पहले से किसी उम्मीद के बिना ही पता लग गया था कि अगले दिन ठीक 7 बजे उस बुढ़िया की बहन और उसकी एकमात्र साथी लिजावेता घर पर नहीं होगी। यानी कि उस वक्त बुढ़िया वहां अकेली होगी। अभी वह अपने घर में कुछ ही कदम की दूरी पर था। वह घर में एक ऐसे आदमी की तरह घुसा जिसे मौत की सजा दी गई हो। उसने किसी भी बात के बारे में नहीं सोचा, उसमें सोचने की सकत भी बाकी नहीं थी। लेकिन अचानक उसने अपने रोम रोम में अनुभव किया कि अब उसके पास सोचने की स्वतंत्रता रह ही नहीं गई थी, जरा भी इच्छा शक्ति नहीं रह गई थी और यह कि हर बात का अचानक और अटल फैसला हो चुका था। इसमें शक नहीं कि अगर वह उचित अवसर की प्रतीक्षा में कई वर्ष भी लगा देता तो वह अपनी योजना की सफलता के लिए उससे अधिक सुनिश्चित स्थिति की कल्पना कर सकता था, जो अभी उसके सामने अपने आप आ गई थी। पहले से और गहरे भरोसे के साथ, इससे ज़्यादा सही तौर पर कम जोखिम के साथ, खतरनाक पूछताछ और छानबीन के बिना, ये पता लगाना कठिन होता कि अगले दिन एक बुढ़िया, एक खास वक्त पर जिसे कत्ल करने की योजना बनाई जा रही थी, घर पर और निपट अकेली होगी भी या नहीं।